गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी तक हम जान चुके हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इन दोनों को जोड़ने वाला लिंक रिएक्शन के बारे में। इस तीन मेन पाथवे है हमारे रेस्पिरेटरी सेलुलर रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी पाथवे। अब ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे में हमने देखा ग्लूकोज का सिस्टमेटिकली ब्रेकडाउन हो रहा है, CO2 निकल रही है। इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी होता है, दैट इज हाइड्रोजन एक्सेप्टेंस की रिडक्शन, जिससे हमें मिलता है NADH2 और FADH2। स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन रिमूवल के समय ऐसे NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन हमने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन तीनों में देखा है। पर रेस्पिरेटरी पाथवे को कंटिन्यू करने के लिए इन रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स का रीऑक्सीडाइज होना भी बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से ETS का मेजर काम है ऑल द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स को फिर से हाइड्रोजन चेन कर रीऑक्सीडाइज करके प्लस में फिर से परिवर्तित करना। सो ETS is the process in which such reoxidation of NAD and FAD plus ETS located है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर और ये बनता है बहुत सारे हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर थे। तो ETS the chain of some hydrogen and electron carriers located on the inner mitochondrial membrane. In this system, all the reduced hydrogen acceptors हमारे NADH2 and FADH2 move into the ETS and release their attention to take reoxidize NAD plus and NAD plus was reduced to reused in ताकि ये reoxidize हो जाए और दोबारा रेस्पिरेटरी पाथवे में इस्तेमाल हो सके। NAD FADH इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हम इस पर बोल सकते हैं दिस इज द टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2। और इसके साथ आखिर में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हमें मिलता है मेटाबॉलिक वाटर और या फिर जो H2। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हियर इज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बना था मेटाबॉलिक वाटर व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। Now let's start with the electron transport system के स्ट्रक्चर और इसके काम करने के तरीके के ऊपर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के जरिए बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं ये 5 कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं। तो देख लेते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस 1 2 3 4 5 जो ETS को बनाते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B P1 कॉम्प्लेक्स, चौथे कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और पांचवा कॉम्प्लेक्स का नाम है ATPase। तो देखते हैं ये किन कंपोनेंट्स से बना हुआ है, वो कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 में पहले ही नाम आता है FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का। इसके साथ ऑक्सीजन और प्रेजेंट है आयरन सल्फर लिपिड्स। तो ये FMN NADH2 इलेक्ट्रॉन छिनता है और इलेक्ट्रॉन जब ये दो इलेक्ट्रॉन NADH2 से छिनता है दो हाइड्रोजन भी कॉम्प्लेक्स 1 से पास होकर मेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। FMN जब NADH2 से दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन छीन लेता है तो बड़ा हुआ रहता है बस NAD+ जो ये ऑक्सीडाइज हो गया फिर से वापस से रेस्पिरेटरी पाथवे में इस्तेमाल हो सकता है। अब ये FMN अपने दो इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है APF के दो इलेक्ट्रॉन
कुछ बाउंड क्विनोन की मदद से पहुंचता है यूबी क्विनोन या यूक्यू के पास। ये यूक्यू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अलग से अटका हुआ होता है। इसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है एफईएस से यूबी क्विनोन को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, उससे पहले कुछ और बाउंड क्विनोन के थ्रू ये दो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। और जब बाउंड क्विनोन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस वक्त दो हाइड्रोजन आयन और मैट्रिक्स से आ जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पर। तो दो और हाइड्रोजन आयन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आया फ्रॉम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होता है थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसको हम जानते हैं एज किनेटिक हाइड्रोजन। अब यू की जैसे ही उसको दो इलेक्ट्रॉन मिलता है तो दो हाइड्रोजन आयन भी मैट्रिक्स से ले लेता है और बन जाता है H2, जिसको हम बोलते हैं यूबिक्विनॉल। अब जैसे ही उसको दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन आयन मिल गया तो यूबिक्विनॉल बन गया। अगले वाले को भी दो इलेक्ट्रॉन पास कर देता है जो है साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन पास करता है। पर ये एक ही बार में दो इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वो साइटोक्रोम बी को देता है, दूसरा अपने पास रख लेता है। जब ये चल रहा है एट द सेम टाइम H2 उस वक्त रीऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है which is succinate dehydrogenase जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है इन क्रेब्स साइकिल। ये एक membrane bound enzyme which is the only membrane bound enzyme in Krebs cycle जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं। अब सक्सिनेट टू फ्यूमरेट बनते समय एफएडी ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, वो हाइड्रोजन रह जाती है इन द मैट्रिक्स। अब ये एफएडी आगे जाके एफईएस को दो इलेक्ट्रॉन रख हमारे ये एफईएस पे एक दो इलेक्ट्रॉन जाके फिर से यूबिक्विनोन को बिल्कुल पहले की तरह यूबिक्विनोन जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम मैट्रिक्स और बन जाएगा यूबिक्विनोन से यूबिक्विनॉल। अब यूबिक्विनॉल फिर से एक इलेक्ट्रॉन को डालेगा, देगा साइटोक्रोम बी को और साइटोक्रोम बी के पास इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन जब यूबिक्विनॉल दे रहा है तो वो अपने दो हाइड्रोजन को भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू ले आता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पर। अब साइटोक्रोम बी से दो इलेक्ट्रॉन पास होता है अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर पे, इसका नाम है Fe और वहां से जाता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन तब पास होता है to a mobile electron carrier associated with perimitochondrial space carried across inner mitochondrial membrane। साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C नाम का एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को वो दो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। पर ये साइटोक्रोम C बाकियों से थोड़ा अलग है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाली पेरी माइटोकॉन्ड्रियल साइट है, वहां पे अटका हुआ एक पेरिफेरल प्रोटीन है। इसकी खासियत है ये मेम्ब्रेन के ऊपर मूव कर सकता है, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये फिजिकली मूव करके पहुंच जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 मतलब साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नजदीक। अब साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास में कॉपर सेंटर्स दो CuA एंड CuB और दो साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम Q3। साइटोक्रोम C से दो इलेक्ट्रॉन जाती है कॉपर सेंटर A को और वही इलेक्ट्रॉन पास होता है कॉपर सेंटर B को साइटोक्रोम A और E3 के सेंटर।
जिस वक्त ये कॉपर सेंटर बी तक ये इलेक्ट्रॉन पास हो रही है, उस वक्त मैट्रिक्स से दो और हाइड्रोजन आयन पासिंग होता है एनी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पर थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो कॉपर सेंटर बी को अभी दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये अगले वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपनी दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। The last electron acceptor in this process is oxygen atom, जो अपने इलेक्ट्रॉन मिलते ही दो और हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से मिलता है और बन जाता है वाटर। मतलब कॉपर सेंटर से दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को गया, वो नेगेटिव हो गया, और दो हाइड्रोजन आयन वो मैट्रिक्स से गया और बना दिया वाटर। दिस वाटर इज नोन एज द मेटाबॉलिक वाटर। अभी इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। अब तो फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन की भरपार है और मैट्रिक्स में उसकी घाटा हो गई है। तो ये जो डिफरेंस था हाइड्रोजन आयन का, तो मैट्रिक्स और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच बना, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब प्रोटॉन के अमाउंट में डिफरेंसेस होना। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के मैट्रिक्स में फिर से डालना होता है। इस प्रोसेस को अंजाम देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में दो हिस्सा है। एक है मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ एक एम्बेडेड प्रोटीन, जो एक चैनल प्रोटीन की तरह भी काम करता है, जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, और एक हेड बेस जिसको हम बोलते हैं F0 पार्टिकल, जो मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, और F1 पार्टिकल जो हेड बेस, जिसका कैटालाइटिक एक्टिविटी है, जो पेरिफेरल प्रोटीन की तरह बनता है। अब F1 और F0 ये दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो F1 की एक्टिविटी और F0 की एक्टिविटी कपल्ड प्रोसेस है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन F0 के थ्रू F1 होकर जब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मैट्रिक्स की तरफ जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होती है और एक एनर्जी मूवमेंट होता है। इस एनर्जी मूवमेंट के समय इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और फॉर्मेशन होती है एटीपी। एडीपी और पीआई को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आती है प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन करने के। प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन करने के लिए हाइड्रोजन आयन को पास किया जाता है थ्रू F1 F0 F1 पार्टिकल, और F1 पार्टिकल में एडीपी और पीआई को बाइंड करने के लिए, बाइंड होने के लिए एक्टिव साइट्स होते हैं, तो एडीपी फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी मूवमेंट हुआ, एटीपी फॉर्मेशन हुआ, इसके लिए मेजरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मेथड प्रोसेस को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के समय जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इससे जो एनर्जी मूवमेंट होती है, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए एटीएस के इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। तो हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जानकारी मिली, और हमने देखा कि कैसे इस प्रोसेस में NADH2 और FADH2 को हमने डीऑक्सीडाइज किया और एटीपी फॉर्मेशन किया। अब इस प्रोसेस में NADH2 से देखा जाता है, हर NADH2 की जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मूवमेंट होती है, इसमें से 3 टोटल में एटीपी फॉर्म हो सकती है, और FADH2 के जरिए ऐसे 2 एटीपी फॉर्म हो सकती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं हर NADH2 रेस्पिरेटरी पाथवे के हर NADH2 से 3 और FADH2 से 2 एटीपी फॉर्म होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन एरोबिक रेस्पिरेशन।